Hello and welcome to Bridge Bakasi. Today I am discuss for this topic. Name is RTI. चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिज बाकासी में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये 2005 में एक्ट को लागू किया गया था। क्यों लागू किया था, क्या इसका रीजन है, क्या इसमें बेनिफिट है, क्या नहीं इसके हैं बेनिफिट, उन सब सारे चीजों के बारे में जानेंगे। क्या इसमें नुकसान हो सकता है अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बनता है, उसके ऊपर कैसे खतरे आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते हैं, कैसे उसकी जान भी गंवानी पड़ सकती है अगर आप बहुत अच्छे केस में अगर अपना हाथ आजमा दे। जैसे एक प्रधान है, फॉर एग्जाम्पल दैट एक्स कोई प्रधान है और उस प्रधान के गांव में आप रहते हैं जो कि आप ही का गांव है। वहां पे क्या होता है कि आपने प्रधान से एक चीज पूछ लिया कि 5 साल के कार्यकाल में प्रधान जी आपने क्या क्या कार्य किया हुआ है, नाली कितने बनवाए हैं आपने, सड़कें कितनी बनवाई हैं आपने, कितने चक्रोड बनवाए हैं आपने, कितने नलकूप लगवाए हैं आपने, कहाँ नगर निगम जो आपने नल का जो होता है ना वो कहाँ नल लगवाया है, कहाँ आपने कितने पुखरे बनवाए हैं, क्या क्या समाज में कार्यक्रम किए हैं आप, उन सब सारे चीजों का, और कितना पैसा सरकार से आपके पास आया है, उस सारी चीजों का डिटेल आप जरा मुझे बता दीजिए। तो प्रधान अगर बहुत पावरफुल होगा, बहुत तगड़ा होगा, तो डायरेक्ट तो आप पूछ नहीं सकते, वैसे ही नहीं पूछ सकते। और जैसे ही आरटीआई के थ्रू आप जाते हैं तो फिर आपके ऊपर खतरा आ जाता है, क्योंकि जैसे ही आरटीआई आप ठोकते हैं और वहां पे जैसे ही सरकार के पास जाता है, पीआईओ के पास जाता है, वहां से तुरंत फोन आ जाता है प्रधान जी के पास कि प्रधान जी ऐसी ऐसी बात है, आपके गांव से किसी ने आरटीआई लगाया है, आरटीआई में ये चीजें पूछी, आपने क्या क्या किया। अच्छा, प्रधान जी कहते हैं अच्छा उस साले का नाम बताओ, कौन है साला जो हमारे गांव से ऐसा। अच्छा प्रधान जी, नाम ये फलनवा ढकनवा ये सब नाम है। अच्छा रुको मैं अभी उठवाता हूँ। या तो जान का खतरा, या तो माल का खतरा, या तो पूरा ही खत्म। तो सिंपल, अगर आप आरटीआई करते हैं तो कैसे कौन कौन से तरीके लगाएं, किस प्रकार से आप उस तरीकों से लोगों को इन्फ्लुएंस करें, समाज में एक सामाजिक कार्य करें, सुधार करें और खुद को भी सेव करें। क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट ज्यादातर अगर अच्छे एक्टिविस्ट बन गए आप तो जान का सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो सिंपल, आपको कैसे बचना है, कैसे क्या काम करना है, किस प्रकार से किस संगठन से आप मिलके इस काम को अंजाम दें ताकि लोगों का जो है भला हो पाए, खुद का भला हो पाए, समाज में जो पैसा आ रहा है वो उसी काम में यूज हो जाए जिस काम के लिए वो पैसा आ रहा है जनरली। तो चलिए एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजवा काशी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरटीआई, आरटीआई क्या है उसके बारे में बताते हैं। मैं अभी उसका एक छोटा सा भूमिका देना चाहूंगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, आरटीआई एक्टिविस्ट बनने की संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहां निचोड़ दूंगा ब्रिजबा काशी एजुकेशन के साथ, और साथ ही साथ श्री एस एम राम शकुंतलम सेवा समिति के साथ। आरटीआई एक्टिविस्ट वह व्यक्ति होता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करके सरकार से जानकारी प्राप्त करता है, साथ ही साथ और भ्रष्टाचार, गड़बड़ी या जनहित के मुद्दों को उजागर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें विषय क्या है, विषय के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। विषय हमारा, विषय सूची योग्यता होनी चाहिए क्या, और उसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे काम करते हैं वो होना चाहिए, आरटीआई कैसे लगाएं, जब आप कब मिलता है, जरूरी स्किल क्या है, फायदे क्या होने चाहिए, कानूनी तथ्य क्या होने चाहिए, इन सब सारे चीजों के ऊपर जानकारी लेते हैं हम लोग। साथ ही साथ बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं पहले एलिजिबिलिटी के ऊपर। एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम हमारी एलिजिबिलिटी इसमें 12th पास होनी चाहिए अगर आप एलिजिबल इसमें होना चाहते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं तो। चलिए आगे बात करते हैं, काम कैसे करते हैं। काम वही होता है जैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मांगना, राइट वे में मांगना, उसका लीगल वे में मांगना, वही आप क्या होता है, आरटीआई एक्टिविस्ट का काम होता है। आरटीआई कैसे, और एक्टिविस्ट का मतलब होता है जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट आप बन गए अपने गांव में, तो अपने गांव की सारी समस्याओं का, जिन जिन लोगों का समस्याएं हैं उन सब सारे लोगों को बुलाएंगे, भैया समस्या है इस केस में, समस्या है इस विभाग में। मान लीजिए किसी टीचर ने रिटायरमेंट ले लिया, एडवांस ले लिया या रिटायर हो गया, सिंपल एक केस के साथ समझाते हैं। अब उसका क्या हो गया कि पेंशन आनी थी 1 तारीख को, पेंशन आनी थी 1 तारीख को, रिटायरमेंट के बाद 1 तारीख को लग जानी थी पेंशन, वाई 4 महीने बाद वो भी आधी आई। तो उस सूचना का जो पूरा का पूरा थीम है ना, उसको एक्टिविस्ट निकाल सकता है सूचना के जनहित पोर्टल से। तो इन सब सारी चीजों में समाज का हेल्प कर सकते हैं आप। आरटीआई कैसे लगाएं उसके बारे में बताया जाएगा, जब आप कब मिलता है, ये सारी चीजें
जब आप 30 दिन के अंदर मिल जाता है, 30 दिन के अंदर नहीं मिला तो फिर सेकंड फेज में आप जाके कर सकते हैं। स्किल क्या है, इसके लिए फायदे क्या क्या होते हैं, कानूनी तथ्य क्या होते हैं। बात करते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बनने के लिए योग्यता। जैसा मैंने आपको बताया था योग्यता, फुल डिटेल में बात करेंगे योग्यता क्या है उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, अच्छी बात यह है कि आरटीआई एक्टिविस्ट बनने के लिए कोई विशेष डिग्री की जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आपके पास एलएलबी होना चाहिए, आपके पास बीए होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो भी है डिग्री इंटर मिनिमम होना चाहिए, उसी से आप कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं भी है तो अनपढ़ भी है तब भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई डिग्री का मायने नहीं है। डिग्री के मायने तभी होते हैं जब किसी संस्था के, आरटीआई एक्टिविस्ट संस्था पहले से कार्य कर रही है, उससे आपको जुड़ के काम करना है, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ग्रेजुएशन की, इंटर की, हाई स्कूल की नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। भारत का नागरिक होना चाहिए। अब देखिए, ये जो बहुत अहम मुद्दा है, ये होनी चाहिए एलिजिबिलिटी आपके अंदर। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई विदेशी आए और क्या करे, आरटीआई ठोक दे हमारे हमारे नियम कानून के अंदर। तो ऐसा नहीं हो सकता। हम भारत के नागरिक होने चाहिए, हम सरकारी योजनाओं और कानूनों में रुचि होने चाहिए, हमारी हमारी लिखित आवेदन करने की क्षमता भी होनी चाहिए, जनहित में मुद्दों को समझने की इच्छा भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट क्या क्या काम करता है। तो आरटीआई एक्टिविस्ट मुख्य रूप से इन कामों के लिए आरटीआई लगाता है। कौन कौन? सरकारी योजनाओं में खर्च का विवरण लेना, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की जानकारी लेना, सरकारी भर्ती या चयन प्रक्रिया की जानकारी लेना, नगर निगम ग्राम पंचायत का बजट जो होता है उसमें जानकारी लेना, किसी परियोजना में हुई क्या अनियमितता जो होती है उसके बारे में जानकारी लेना। जरा ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 4 5 टॉपिक, 5 टॉपिक में पूरी दुनिया समा जाती है। पूरी दुनिया का मतलब हम अपने भारत के ही बारे में बात करेंगे। मतलब भारत में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सारे 5 में ही आ जाएंगे। पहले सरकारी योजनाओं का खर्च विवरण, कोई भी सरकारी योजनाएं, स्कीम, कोई भी कुछ भी चीजें चल रही हैं, उसमें सरकार ने कितना वितरण किया, कितना पास हुआ, कितना वहां पहुंचा। जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। ज्यादातर चीजों को मैं एग्जाम्पल से इसलिए समझाता हूं क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल से ही समझ में आई हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको भी वो चीजें एग्जाम्पल से ही क्लियर कर पाऊं, समझा पाऊं। चलिए, ठीक है। सरकारी योजनाओं में मान लीजिए हमारे गांव के बगल में एक नदी है, नदी पे ही एक पुल बना हुआ है। पेपर में आ गया कि भैया 5,000 करोड़ में ये पुल बना है। ठीक, 5,000 में ये पुल बना है, सरकार ने 5,000 करोड़ पास किए हैं। अब पता चला, जब जब पुल में कमियां दिखी, जब पुल में दरारें आने लगी, पुल के छड़ दिखने लगे, और बहुत 2 किलोमीटर लंबा पुल है, गंगा नदी के ऊपर पुल है। अब बात किया जाए, जब कमियां दिखने लगी, रोड उखड़ने लगे, पुल कवरने लगा, पुल का नीचे का जर्जर होने लगा, तो समझ में आया, फिर आरटीआई लगा के आप पूछ सकते हैं। तो पता चला कि यार वो तो 300 करोड़ में बना हुआ पुल है, तो बाकी पैसा कहाँ गया? तो उस सारी जानकारी को आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी सेफ्टी को रखते हुए आप इस चीज को कर सकते हैं, नहीं तो आपकी सेफ्टी ऐसे जाएगी जैसे समझ लीजिए गंगा जी में कोई पानी मिला दीजिए और वो पानी विलीन हो जाए गंगा जी में। सिंपल, आपकी भी आरटीआई के साथ वैसे ही विलीन हो जाएंगे आप। तो ध्यान दीजिए इन सब सारी चीजों का कि भैया अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा काम करने जा रहे हैं तो समाज का साथ लेके चलिए, साथ ही साथ जो अपने सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए, और किसी को आहत ना करिए, बस काम अपना करते रहिए। और सिंपल उसमें लिखिए कि भैया ये फलाने आदमी इनको जानकारी चाहिए, ये फलाने आदमी इनको जानकारी चाहिए। 50 से 100 लोगों के गांव के नाम पे आप आरटीआई ठोक दीजिए, तब वो जानकारी निकल के सामने आएगी। फिर उसके बाद अकेले आदमी पे कोई भी चीज नहीं आने वाली है। समझ रहे हैं? और आप आरटीआई एक्टिविस्ट बन रहे हैं तो अपने साथ जितने गांव के लोग हैं, जितने शहर के लोग हैं, सबको आप सिखाते भी फिरिए, भैया आप भी आरटीआई एक्टिविस्ट बन सकते हैं, उनको भी सिखाते रहिए। ये काम की चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की जानकारी, सरकारी भर्ती या चयन प्रक्रिया में जानकारी, नगर निगम ग्राम पंचायत का बजट, किसी परियोजना में हुई अनियमितता, जो भी सारी चीजें इनके लिए आप कर सकते हैं काम। चलिए बात करते हैं आरटीआई कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, आरटीआई कैसे लगाते हैं, बेसिक प्रोसेस क्या होता है। विभाग तय करें। पहले तो विभाग तय कर ले, किस विभाग से मैं पूछना है कुछ, किस विभाग से जानकारी चाहिए यह तय करें। जैसे नगर निगम, शिक्षा विभाग, बिजली विभाग। ये एक मुख्य मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, जरूरी नहीं आपको यही 3 ही विभाग से आपको काम करना है, किसी भी विभाग को आप
टारगेट करके काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का स्कॉलरशिप नहीं आया तो शिक्षा विभाग में कर सकता है, किसी बच्चे का क्या हुआ, नगर निगम में नौकरी लग गई, वैकेंसी कैंसिल हो गई, तो उसके बारे में जानकारी ले सकती है। बिजली विभाग में जैसा अभी चोरी बिजली बहुत हो रही है, तो कितना बिजली आ रही है, कितना जा रही है, वो सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं, कितनी चोरी हो रही है उसका डाटा ले सकते हैं। आरटीआई एप्लीकेशन लिखें, उनमें लिखें, क्या लिखें, पीआईओ, जैसा मैंने क्या बोला, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को संबोधित करके आप लिख सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में ये होते हैं। मांगी गई जानकारी के स्पष्ट प्रश्न, अपना नाम और पता लिखें, 10 रुपए का फीस जमा करें। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फेज में होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फेज में होता है। ध्यान रखिए, ऑनलाइन भी आप इसको कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आईपीओ कोर्ट फी, जो कोर्ट फी स्टाम्प या ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। डाक या ऑनलाइन भेजें, ऑनलाइन भेजने का पोर्टल आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल, जैसे क्लिक करेंगे खुल जाएगा, तो करना नहीं है क्लिक, सिंपल। मैं समझा रहा हूं। जवाब कब मिलता है, जवाब कब मिलता है उसके बारे में भी जानकारी रख लीजिए। जवाब 30 दिन के अंदर मिलना अनिवार्य होता है सरकारी नियम के अनुसार। नहीं अगर मिलता है तो फर्स्ट अपीयरल आप अपील कर सकते हैं। जवाब न मिलने पर अगर वो भी नहीं मिला तो सेकंड उसके बाद कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ के जो अधिकारी हैं वो खा के एकदम हैवी हो चुके हैं, या फिर खा पी के, या फिर एकदम हमारे जैसे पतले सीख चाय टाइप में है, दौड़ने भागने में एक्सपर्ट हैं, लोगों की हेल्प करने में एक्सपर्ट हैं। तो आपके जो अधिकारी हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बहुत सुस्त टाइप में होंगे तो जवाब बहुत सुस्त आएगा, अगर वो बहुत फुर्तीले टाइप में होंगे तो जवाब 15 दिन के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग, यह अपील जाती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या उत्तर प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको भी याद रख लीजिए, सीआईसी। सीआईसी क्या है, सीआईसी। अब मैं बता देता हूं, ध्यान से रखिएगा इसको लिख के। पहला आता है सीआईसी और दूसरा क्या है, पी यूपी एस आई सी और उसके बाद पीआईओ। ठीक है, ये तीन चीजों को याद रखिए। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है वाइट कर ले लीजिए, अब दिखेगा, अब दिख रही हैं। पीआईओ, पीआईओ, सीआईसी, यूपी, एसआईसी, ये आपकी सारी चीजें हैं। बात करते हैं आगे, अब आते हैं। चलिए, एक अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट की स्किल क्या क्या होती है। ठीक, सही सवाल पूछना, ठीक, क्या करना, सही सवाल पूछना, सही सवाल पूछना, कानून की समझ रखना, दस्तावेज पर पढ़ना, जनहित मुद्दों को पहचानना, मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए जानकारी को स्प्रेड करना या फैलाना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। चलिए, आरटीआई एक्टिविस्ट बनने के फायदे। जब फायदे बताएंगे तो नुकसान भी बताएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा फायदा और नुकसान क्या क्या होता है। ठीक, वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये इसमें पूरी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। 13 मिनट का भी वीडियो हुआ है, कुछ समय और लगेगा, ये वीडियो खत्म हो जाएगा यूं ही हंसते खेलते मुस्कुराते गाते। चलिए, आरटीआई एक्टिविस्ट बनने के फायदे। समाज में पारदर्शिता बढ़ती है, पहला क्या होता है, ध्यान से देखिए, समाज में पारदर्शिता बढ़ता है, रेड कर लेते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है, भ्रष्टाचार उजागर होता है। तीसरा क्या होता है, सरकारी कामों की निगरानी हो जाती है। ठीक, और क्या होता है, समाज में पहचान बनती है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण सलाह क्या होती है इसमें। आरटीआई हमेशा व्यक्तिगत झगड़े के लिए नहीं बल्कि जनहित पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लगानी चाहिए। व्यक्तिगत झगड़े के लिए, मान लीजिए किसी प्रधान से आपका झगड़ा हो गया, प्रधान जी का खेत आपके घर के बगल में है, सिंपल ऐसे समझिए, प्रधान जी का खेत जो है आपके घर के बगल में है और आप रोज उसमें नाली बहाए जा रहे हैं, दे दनादन, नहाने का, धोने का, पानी पीने का, जितना भी सब कचरा उसी में बहाए जा रहे हैं, मलमूत्र सब बहा रहे हैं। अब प्रधान जी का खेत है, प्रधान जी का हुआ है, क्या हुआ है, धान हुआ है। चलो, धान की खेती में तो बड़ा मजा आ गया, जो भी कचरा पानी सानी जा रहा है, धान में पानी चाहिए ही, सब लग गया, हो गया धान। अब पता चला प्रधान जी को काटने जाना है, जब कटवाने खेत जाना है तो पता चला उसमें पानी नहीं, खेत सूखा हो जाना चाहिए 99% तक, अब वो भींगा हुआ है। अब
खेत कटे तो कैसे कटे, उसमें गंदगी फैली हुई है। तो उस सिलसिले में अगर आप प्रधान जी के ऊपर केस लगाएं कि प्रधान जी क्या क्या किए हैं, ये, तो वो गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए आपको। तो यही यहाँ पे बोला गया है, पब्लिक अपने मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी भी चीज का उपयोग करें। जैसे आपके पास शक्ति दे दी गई है, आरटीआई, आरटीआई नाम की एक अस्त्र शस्त्र आपके पास दे दिया गया है, लड़ो, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, सबकी सेवा, सबकी। जैसे आप अकेले अगर अगर आपके ऊपर कोई वार करे तो बचो, लेकिन लड़ो नहीं। लड़ो कब? जब अगल बगल हमारे समाज को उसका नुकसान हो, तब लड़ो आरटीआई से। चलिए आगे बात करते हैं। कानूनी तथ्य, लीगल फैक्ट क्या है? भारतीय नागरिक होना अनिवार्य, जैसा पहले ही मैंने बता दिया था। आरटीआई एक्ट सेक्शन 3, एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, याद रखिएगा, ये आरटीआई एक्ट सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है। एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। कोई भी हमारा जो भारतीय सिटीजन है वो इस किसके, आरटीआई एक्ट सेक्शन 3 के तहत वो सूचना ले सकता है। भारत का कोई भी नागरिक, पुरुष या महिला, छात्र, किसान, व्यापारी, पत्रकार, एनजीओ सदस्य, कोई भी हो सकता है। विदेशी नागरिक आरटीआई नहीं लगा सकते हैं। कंपनी संस्था सीधे आरटीआई नहीं लगा सकती है। ठीक है, हालांकि कंपनी का कोई भारतीय कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से आरटीआई लगा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें क्या है, एज के ऊपर आते हैं। न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है कुछ इसमें? जैसे कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो एज होनी चाहिए आपकी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद ओवर हो जाता है, 40 साल तक ही सरकारी में मांगता है। अब बात करते हैं, आरटीआई एक्ट में कोई एज लिमिट नहीं दी गई है। जरा ध्यान से सुन लीजिए, लास्ट में मैं आपको सारी कंक्लूजन की चीजों को बताऊंगा कि फायदा तो बहुत मैंने गिना दिया कि आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाइए, लेकिन नुकसान भी जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ी बढ़िया से उसको दिखाऊंगा एकदम कहानी के रूप में आपको। और केस स्टडी में 10 से 15 केस स्टडी भी आपको दिखाऊंगा इसी में। ठीक है, तो अभी लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, अभी स्किप करके मत जाइए, क्योंकि ये फुल डिटेल वीडियो है आरटीआई के ऊपर। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग। 18 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति आसानी से आरटीआई लगा सकता है। कितना मिनिमम इसमें एज है, मैक्सिमम कोई एज हो सकता है। कई मामलों में छात्र भी आरटीआई लगाते हैं, कई मामलों में छात्र भी आरटीआई लगा सकते हैं। क्लियर है? आगे चलिए। आवेदन में पूरा नाम और पता होना चाहिए, सिंपल से बात है, क्योंकि तभी तो आपको लोग हैक करेंगे, तभी तो ट्रैक करेंगे और तभी आपके ऊपर। चलिए आगे। शिक्षा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? शिक्षा क्वालिफिकेशन में किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं, लेकिन इन बातों का ज्ञान उपयोगी होता है। सरकारी विभागों की संरचना, सरकारी योजनाओं की जानकारी, बजट और फाइल प्रक्रिया, दस्तावेज पढ़ने की क्षमता, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है, क्वालिटी है, तो आपको एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। बस मिनिमम आपको 18 साल क्लियर होना चाहिए आपका, 18 से ऊपर। आगे बात करते हैं। एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट की कानूनी पहचान क्या होती है? भारत में आरटीआई एक्टिविस्ट नाम का कोई अलग कानूनी पद नहीं है। कानून के अनुसार वह केवल आरटीआई एप्लीकेंट होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से जनहित में मुद्दे उठाता है तो समाज उसे आरटीआई एक्टिविस्ट कहता है। समझ में आई बात? आरटीआई एक्टिविस्ट क्या होता है? आरटीआई एक्टिविस्ट कोई ऐसा संविधानिक पोस्ट या कोई गरिमा ऐसी चीज नहीं है, या कोई सरकार के द्वारा कोई ऐसा पोस्ट नहीं बनाया गया है। बस लगातार आप आरटीआई को किसी न किसी मुद्दे पर उठाते रहते हैं, और तो जाके वहां पे आपका जो लिस्ट हो जाता है, आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम पे आपको जानने लगते हैं लोग, क्योंकि आप समाज के हर मुद्दे के बारे में उठाते हैं, कोई ना कोई मैटर उठाते रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आरटीआई कहाँ कहाँ लगाई जा सकती है? चलिए अब इसके ऊपर बहुत अहम मुद्दा है, इसके ऊपर जान लीजिए। आरटीआई एक्ट सेक्शन 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी, ये आपका है केंद्र सरकार के विभाग, राज्य सरकार के विभाग, नगर निगम पंचायत और सरकारी कार्य, सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी कंपनियां, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? आरटीआई सेक्शन 2 के तहत। अब बात करते हैं आगे। छठे पे आते हैं। आरटीआई किस अधिकारी को भेजी जाती है? किसको भेजी जाती है? पीआईओ को भेजी जाती है। किसको? पीआईओ, पर्सनल सॉरी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ। पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जिसका काम होता है आरटीआई आवेदन लेना, जानकारी उपलब्ध कराना, अगर जवाब नहीं दिया गया तो अपील की जाती है। ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC भी होता है,
और उसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको ऊपर ही। अब बात करते हैं 7वें में, आरटीआई में क्या नहीं पूछा जा सकता है। आरटीआई में क्या नहीं पूछा जा सकता है। आरटीआई की सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में कुछ जानकारी को छूट दी गई है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी आप नहीं पूछ सकते हैं, खुफिया एजेंसियों की जानकारी आप नहीं दे सकते, पूछ सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष निजी जानकारी, व्यापारिक और गोपनीय जानकारी। अब मैं बात करता हूं ये आरटीआई इस पे क्यों नहीं एलिजिबल है। आरटीआई का मतलब अगर मान लीजिए आपने पूछ लिया कि हमारे सेना अब कहाँ पे कार्य कर रही है, कहाँ ट्रेनिंग कर रही है, पता चला आरटीआई आपने निकाली और दे दी चाइना को, पता चला आपने आरटीआई लगा के इंफॉर्मेशन सारा निकाला और दे दिया पाकिस्तान को, तो इससे क्या होगा, देश की क्षति हो जाएगी। इसलिए इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से बाहर रखा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं खुफिया एजेंसियों के बारे में। खुफिया एजेंसियों के बारे में आप जानकारी नहीं निकाल सकते। अगर मान लीजिए आपने आरटीआई लगाया, सिंपल दैट, सिंपल आपने लगाया कि भाई बताइए रॉ कहाँ काम कर रही है, तो इंफॉर्मेशन निकल के आई रॉ जो है पाकिस्तान में घुस के काम कर रही है अभी, और आपको सूचना मिल गई, और कहाँ कहाँ काम कर रही, क्या क्या अधिकारी, कैसे कैसे नाम पे, क्या क्या, सारा कुछ निकल के आ गया। अब होगा क्या, वो इंफॉर्मेशन आप पाकिस्तान से किसी से मिले होंगे, दे देंगे, गए, आपने दे दिया, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन से पूरे देश का लॉस हो सकता है। इसलिए कुछ चीजों में आपको ये नहीं एलिजिबल है, किसी व्यक्ति की निजी जानकारी आप नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए मैं बैंकर्स हूं, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मैंने कमाई है मेहनत से, तो मेरी पर्सनल डिटेल नहीं निकाल सकते हैं। आप ये निकाल सकते हैं कि मेरी सैलरी की कितनी डिटेल है, वो निकाल सकते हैं, मैंने कितना कमाया कितना गंवाया, लेकिन ये नहीं निकाल सकते कि मेरी चल अचल संपत्ति कितनी है। चलिए, व्यापारिक गोपनीय जानकारी, आप गोपनीय जानकारी कोई भी नहीं निकाल सकते, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा, अभी मैंने बताया नहीं, इस चीज को नोट भी कर लीजिएगा, नोट। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो तो कुछ मामलों में जानकारी दी जा सकती है, जरा नोट कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, सारे समाज में, पूरे पूरे भारत के लोग, नहीं ये बताना ही होगा, तो फिर ठीक है। जैसे अभी हमारे चुनाव आयोग को जवाब देना ही पड़ा था कुछ चीजों में, तो वैसे ही सारी चीजें हैं। चलिए आगे, बहरहाल आगे चलते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए जरूरी कानूनी सावधानियां क्या है, पहला ये भी जान लीजिए। आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए जरूरी कानूनी सावधानियां क्या है। आरटीआई लगाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, केवल जानकारी मांगे, सवाल पूछने का तरीका तथ्यात्मक होना चाहिए, आरोप लगाने की भाषा न लिखें, स्पष्ट बिंदु लिखें, बस यही सेम चीजें होनी चाहिए। अगर यही है तो इसका जवाब मिलेगा। अगर आरोपित प्रत्यारोपित करते हैं तो उसमें आपको जवाब नहीं मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए उदाहरण, गलत तरीका, इस सड़क में भ्रष्टाचार क्यों हुआ। जैसे ही आपने क्यों शब्द का प्रयोग किया, क्यों शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है, किसमें, आरटीआई का 99.999% तक क्यों नहीं पूछ सकते, आप पूछ सकते हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूं, ये गलत तरीका है, ठीक है, ये गलत तरीका है, अब ये सही तरीका है। सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति, लागत, भुगतान की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। क्या इसमें देखिए पूछने का तरीका होना चाहिए, इस सड़क में भ्रष्टाचार क्यों हुआ, क्यों हुआ भाई, हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, इतनी लंबी सीरीज है, जेई है, एई है, एसडीओ है, वर्कर है, लेबर है ना, प्रधानमंत्री से लेके पूरे, तो सारा कुछ पास करने से सारे लोग लिपिट रहते हैं इसमें, तो कौन हो सकता है, क्यों का जवाब नहीं है यहाँ पे जवाब है सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति, लागत और भुगतान। मतलब स्वीकृति कितने का हुआ वो होना चाहिए, लागत कितने की वो होनी चाहिए, भुगतान कितना हुआ वो होना चाहिए, वो आप दे सकते हैं, वो सरकार भी आपको दे देगी कि भैया मान लीजिए सिंपल एक सड़क 100 करोड़ की बनी है, तो 100 करोड़ इसकी स्वीकृति लागत है, मतलब स्वीकृति वहां सरकार से हो गया 100। अब लागत कितना लगा, लागत लगा 50, ठीक। अब भुगतान कितना हुआ सरकार की तरफ से, 40 हुआ। अब बताइए, अब उसके बाद बना कितना, वो उसका प्रतिलिपि लिपि आप मांग सकते हैं। अगर मान लीजिए तीनों सेम सेम हो गया 100 100 100 100, तो बना 40 में, तो आप फिर वेंडर का भी मांग सकते हैं, वेंडर को कितने में दिया गया है, तो सारी डिटेल आप निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं।
आरटीआई एक्टिविस्ट के कानूनी अधिकार क्या क्या होते हैं? आरटीआई एक्टिविस्ट के अनुसार नागरिक का अधिकार दस्तावेज की कॉपी लेने का, फाइल नोटिस देखने का, निरीक्षण करने का, सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने का, डिजिटल रिकॉर्ड प्राप्त करने का, यही उसकी क्या है, नागरिक का अधिकार है। आगे बात करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? आरटीआई का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी पहले रखना, पारदर्शिता रखना, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही तय करना, कंट्रोल भ्रष्टाचार नियंत्रण के ऊपर, इन 3 चीजों के ऊपर आरटीआई काम करती है। बात करते हैं आगे, चलिए बात करते हैं आगे। एक महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में कई बड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरटीआई के सामने आए हुए उदाहरण, कौन कौन से सामने आए हुए उदाहरण, जरा ध्यान से देखिए उदाहरण के बारे में। पहला, मैं एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसके बाद मैं बढ़िया से एग्जाम्पल बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आरटीआई को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया, ठीक। अन्ना हजारे जिन्होंने आरटीआई को जन आंदोलन बना दिया, ठीक। ये दोनों आरटीआई को एक शक्तिशाली जन आंदोलन का उपकरण बनाने में सफल रहे हैं। यही दो अभी तक एग्जाम्पल मिला हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब यहां से दूसरे पेज पे आते हैं, ठीक। चलिए अब बताते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बनने की पूरी जानकारी, ठीक। जानकारी दे दिया था मैंने, अब मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, ये मैंने बताया, ये, हाँ, ये चीज मैंने बोला ना, लास्ट में मैं बताऊंगा जोखिम। तो चलिए अभी कितने मिनट का वीडियो हुआ है? अभी आपका ये वीडियो हुआ है 27 मिनट का। जरा ध्यान से इसको भी देख लीजिए कि क्या है। आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं, ठीक है, जोखिम, सच्चाई और केस स्टडी के बारे में जान लीजिए। अभी केस स्टडी के बारे में भी जान लीजिए, ठीक। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ने भारत पारदर्शिता की क्रांति लाई, लेकिन इसके कई वास्तविक जोखिम भी जुड़े हैं। जहां जाने प्रमुख खतरे, केस स्टडी और सुरक्षित रहने का तरीका, ठीक। चलिए, 99% से प्लस आरटीआई एक्टिविस्ट पर हमले होते हैं। परसेंटेज में मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये परसेंटेज नहीं है। 99 प्लस 2005 आरटीआई एक्ट जब लागू हुआ था, 15 प्लस घोटाले उजागर हुए थे इसमें से। एक केस स्टडी को मैं लेके चल रहा हूं, जोखिम रिस्क, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, मैं अभी जोखिम पे हूं, कुछ दिन बाद मैं इस पे आऊंगा, फिर इस पे आऊंगा, ठीक है। अभी मैं जोखिम पे हूं, तो जोखिम बता रहा हूं, फिर सुरक्षा भी कुछ देर में बताऊंगा। तो अभी मैं जोखिम पे ही हूं। तो आरटीआई एक्टिविस्ट बनने के प्रमुख जोखिम क्या है? जान का खतरा हो सकता है, ठीक है। केस स्टडी बता रहा हूं, सेहला सेहला मसूद, ये केस स्टडी, सेहला मसूद मध्य प्रदेश की आरटीआई कार्यकर्ता थी। वन्य जीव संरक्षण और भ्रष्टाचार से जुड़े कई आरटीआई आवेदन लगाए। 2011 में भोपाल में घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है, ये हमारा न्यूज कह रहा है, ये हमारा एआई कह रहा है। ये हमने जानकारी निकाली है कुछ भाई केस स्टडी आरटीआई के ऊपर, कि भाई क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप आरटीआई एक्टिविस्ट बनते हैं। तो कृपया करके मैं तो कहता हूं प्रणाम करिए ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट को जिसमें सीधे जान ही चली जाए। भाई काम करना है, लोगों के लिए हेल्प करना है कि अपनी जान गंवाने जाना है? नहीं ना, अपना हेल्प करना है लोगों का। तो लोगों के लिए हेल्प करना है तो सिंपल, आप मोल क्यों लेंगे दुश्मनी किसी से? सिंपल आप एक काम करिए कि भैया आपको ये दिक्कत हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है, रोड नहीं मिल रहा है, ठीक, प्रधान जी खा गए पैसा, आपको भी पता, हमको भी पता, सबको पता, आरटीआई से भी आ गया। तो सिंपल क्या करिए, उस चीज को जनहित में जागृत कर दीजिए लोगों को। एक एक किसी जानकारी को एक लोगों के नाम से ना निकाल के 1000 लोगों के नाम पे निकालिए, उसको मीडिया में कवरेज कराइए, हर जगह कराइए। पैसा दे के कराना हो तो कराइए, चाहे फ्री में कराना हो तो कराइए, लेकिन आप उसको पब्लिश कराइए चीजों में, ठीक। जन जन तक वो चीजें पहुंचाइए, जिससे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट घट जाएगा। जैसे चक्कू, नाइफ होता है ना, चक्कू को अगर उसका आगे का जो होता है काटने वाला हिस्सा, अगर उसको पतला कर दिया जाए और उसके बाद अगर किसी चीज को काटा जाए तो बहुत तेजी से कट जाता है। ये एक फिजिक्स की चीजें हैं। तो कटने का रीजन, जितना साइज कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा ग्रेविटी के साथ लगेगा। तो एग्जाम्पल के दैट, अगर आपके पास आप ही एक सिंगल टारगेट होंगे किसी का सच उजागर करने के लिए,
तो आपके ऊपर चीजें ज्यादा असर करेंगी। अगर 1000 लोग होंगे तो शायद उसका प्रेशर ना ही हो या फिर कम हो। तो चलिए, पहला मैंने बताया। सीख क्या इससे मिलती है? बड़े भ्रष्टाचार और माफिया से जुड़े मामलों में सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। कई कार्यकर्ता अब संवेदनशील जानकारी के लिए समूह में आरटीआई फाइल करते हैं। समूह में आरटीआई फाइल करने का सबसे अच्छा फायदा है स्थानीय माफिया ठेकेदार का दबाव। केस स्टडी, सतीश शेट्टी, महाराष्ट्र में जमीन घोटाले और सड़क परियोजना में भ्रष्टाचार उजागर किया। आरटीआई के माध्यम से अवैध भूमि सौदे का खुलासा, 2010 में हत्या कर दी गई। कर तो दोगे भाई, लेकिन जान बचेगी कि नहीं, ये कोई ठीक नहीं है। आगे बात करते हैं। भूमि खनन ठेका घोटाले उजागर करने पर स्थानीय शक्तिशाली समूह नाराज हो सकते हैं। कानूनी और सामाजिक समर्थन जरूरी होता है, इसलिए आपको ये सब चीजें ध्यान में रख के चलनी है। शक्तिशाली हित समूहों के टकराव। केस स्टडी अमित जेठवा, ठीक है, जेठवा, गुजरात में गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ आरटीआई लगाई। प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए। 2010 में अहमदाबाद हाई कोर्ट के बाहर हत्या कर दी गई, क्योंकि कोई नहीं चाहता भाई मैंने घोटाला किया, मैं पैसा खाया, मैं सब कुछ खाया, मैंने सारा अप्रोच किया और मेरा नाम सामने आ जाए, मुझे लोग कहें अरे ये तो इतना अच्छा आदमी था, ऐसे कैसे हो गया। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, एक जान से सारी बला ही टल जाती है। लो भैया, तो इसलिए इन सब सारी रिस्क से आपको बचना पड़ेगा। सीख क्या है? पर्यावरण खनन और बड़े आर्थिक हितों से जुड़े मामले में जोखिम अधिक होता है। क्या होता है? पर्यावरण खनन और बड़े आर्थिक हितों से जुड़े मामलों में जोखिम ज्यादा होता है। किससे? इन सब चीजों में, क्योंकि पैसा इसमें ज्यादा लोग खाते हैं, इसीलिए जोखिम भी ज्यादा होता है। प्रशासनिक दबाव और मानसिक तनाव क्या क्या होता है? अधिकारियों द्वारा बार बार जानकारी न देना, जानबूझकर अधूरी सूचना देना, फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील में लंबा समय लेना, सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील में महीनों वर्षों का समय लगना। ये सारी चीजें आपको क्या करती है? प्रशासनिक दबाव और मानसिक तनाव। और ये प्रशासनिक दबाव आता कहां से है? ये प्रशासनिक दबाव आता है उन्हीं दबावपूर्ण योद्धाओं के जरिए, जो बड़े बड़े मैंने प्रभावशाली लोगों के नाम बताए, उन्हीं के जरिए ही यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा पैसा, सब कुछ पैसे के ही ऊपर चलता है अल्टीमेट। तो पैसे की जो ताकत होती है वो यहाँ दिखने लगती है अल्टीमेट। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई घूस कोई ले लेता है, कमीशन ले लेता है, लेकिन पैसे की ताकत आप भी मानते होंगे, मैं भी मानता हूँ, सारी दुनिया मानती है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही कहते हैं जिसकी भैंस, सॉरी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक। लेकिन इन सब सारी चीजों से समझदारी से काम करते रहिए। चलिए आगे बढ़िए। सामाजिक और राजनीतिक दबाव। स्थानीय नेताओं का विरोध, सामाजिक दबाव, झूठे आरोप, पंचायत या नगर निगम में जुड़े मामलों में स्थानीय राजनीति। ये आपको सीख क्या देती है? सामूहिक समर्थन और मीडिया का सहारा लेना फायदेमंद होता है। ये हम आपने आपको नुकसान के बारे में बता दिया, ठीक है। अब ये सारी चीजों के बारे में मैंने बताया, और अब मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको सूचना, ये आरटीआई एक्ट 2005 जो अगर आपको बहुत अच्छी ये खबर लगी होगी, बहुत अच्छा इसमें निचोड़ मैंने अगर प्रोवाइड किया होगा, अगर लगा आपको कि मैंने कुछ आपको दिया, कुछ जानकारी आपको 15-20 मिनट 25 मिनट में मैंने प्रोवाइड की, डिटेल से वीडियो समझ में आ गया होगा, तो आप चैनल को एक बार शेयर कर लीजिएगा लोगों को, ताकि किसी और को भी इसकी जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ आप अगर फॉलो करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, अल्टीमेट लोगों को लगता है हम इनको पैसा दे रहे हैं, मत दीजिए भाई। हमको क्या चाहिए? हमको बस यही चाहिए कि आप लोगों तक सही चीजें पहुंच जाए, क्योंकि है हमारी एनजीओ। तो चलिए, मैं तो चाहता हूं अगर आप करते हैं सब्सक्राइब तो ठीक, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, हमारा जो ये है क्या है, श्री एस.एम. राम शकुंतलम सेवा समिति है, एक एनजीओ चलती है। यहाँ से आप आके अगर आपको अच्छा लगे, हमारा कार्य अच्छा लगे, कुछ लोगों को सराहना या प्रोत्साहन अगर प्रोवाइड करना है, तो हमारे ये श्री एस.एम. राम शकुंतलम .org पे आप जाके डोनेट पे जाके, सेंटर पे जाके यहाँ से डोनेट अस पे डोनेट कर सकते हैं, या सीधा गूगल पे डालेंगे शकुंतलम समिति तो आपको ये आ जाएगी, और यहाँ से क्यूआर कोड भी आ जाएगा, और यहाँ से ही आप जाके डोनेट कर सकते हैं। 1 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, जितना भी आपकी क्षमता है, जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उतना ही डोनेट कर सकता है। ये डोनेशन इस नाम पे नहीं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं जानकारी दे रहा हूं। डोनेशन इस नाम पे कि मैं एनजीओ सफलतापूर्वक चला सकूं और लोगों को इससे रूबरू करा सकूं, सरकारी
जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम होते हैं, जैसे अभी सीएम युवा चल रहा है, पीएम ईजीपी चल रहा है, पीएम विश्वकर्मा चल रहा है, सीएम विश्वकर्मा चल रहा है, ओडीओपी चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है, पीएम ईजीपी चल रहा है, ये तमाम जितनी योजनाएं हैं उन सब पे हमारी संस्था कार्य करती है। तो उस कार्य को बनाए रखने के लिए, सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए हमारी एनजीओ का सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।